हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का ये नेक्स्ट लेक्चर है, पार्ट 3। एंड जो एग्जाम्पल्स लास्ट लेक्चर में रह गए थे उन्हें हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। पैरामेट्रिक कर्व्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और लाइन सेगमेंट, रे सर्कल में हम किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो मैंने बताया था। देन ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 3 एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और ये रहा थर्ड एग्जाम्पल। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फोर्थ एग्जाम्पल। इंटीग्रेट करना है हमें z के रियल पार्ट को एंड उसके लिए हमें ये गिवन है c1 जो है वो माइनस आयोटा से इस तरीके से 1 पे जा रहा है एंड c2 यहाँ पर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटीग्रल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कर्व आता है तब कौन सा है। तो हम इस बार देख सकते हो c2 जो है उसमें थोड़ा सा कर्व है, तो हम सर्कल वाला जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हम c1 कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें ये फॉर्मूला था। एंड हम क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट होता है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल पॉइंट जो है उसको हम z1 ले लेंगे एंड z2 हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो हो जाएगा। सो माइनस आयोटा है, मतलब इमेजनरी पोर्शन है, रियल पार्ट क्या है ही नहीं उसमें, तो वो हमने ज़ीरो ले लिया। एंड अब आ जाते हैं इमेजनरी पे, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया z1 और 1 माइनस टी हम लिखते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, प्लस ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट किस तरीके से पता करेंगे, अब रियल पार्ट है 1, देन प्लस इमेजनरी पोर्शन इसमें है ही नहीं तो आयोटा एंड ज़ीरो। सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी एंड मल्टीप्लाई बाय टी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसको हम सॉल्व करेंगे एंड ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमें इंटीग्रल में रियल पार्ट ऑफ z चाहिए तो ये हमारे पास आ गया t, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स में ये z की वैल्यू है और रियल पार्ट चाहिए हमें z का, तो इन दोनों टर्म्स में आयोटा है, सिर्फ ये t ऐसी टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है और ये रियल पार्ट है। देन अब हमें वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी होगी इस इंटीग्रल में, तो हम dz की वैल्यू निकाल लेंगे z को डिफ्रेंशिएट करके एंड देन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो dz क्या है, आयोटा प्लस 1 dt। आयोटा प्लस 1 हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट है और उसमें t की कोई भी टर्म नहीं है। लिमिट हमेशा हमारी 0 to 1 रहेगी लाइन सेगमेंट के केस में, वो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस आयोटा बाय 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे c2 के लिए एंड देन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। c2 के लिए हम सर्कल वाला जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसको यूज़ करेंगे। तो z की वैल्यू क्या है, r e टू दी पावर आयोटा थीटा, जहाँ पर x और y की क्या वैल्यू होती है, r cos थीटा एंड r sin थीटा रेस्पेक्टिवली। अब अगर मैं इसको ये जो क्वाड्रेंट है बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि रेडियस क्या है 1, ठीक है। ये एक ऐसे सर्कल फॉर्म होता ना, बट हमारे पास c2 का इतना ही पाथ है, तो रेडियस क्या है यहाँ पर इसका 1। तो डायरेक्टली यहाँ से हम r इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं एंड आप इसमें पुट कर दीजिए। कुछ स्टेप जो है वापस से रिपीट हो रखे हैं तो उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसमें r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू e टू दी पावर आयोटा थीटा। देन हमें इंटीग्रल में रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ई टू दी पावर आयोटा थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर रखा था उस टाइम पे क्योंकि ये आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा था, तो ई टू दी पावर आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, अब क्योंकि कॉस थीटा में आयोटा वाला टर्म आयोटा नहीं था, इस वजह से ये रियल पार्ट हमने ले लिया, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया एंड देन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर हमें जो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना कि टी के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें सर्कल के केस में करना होगा। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 to π/2 ली है, और जो मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था तो सर्कल में हमने लिमिट को t की वैल्यू को 0 to 2π कहा था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे सर्कल क्या है, ये पूरा होल सर्कल के लिए हमने 0 to 2π लिया था। बट इस केस में क्या है कि जो एंगल है वो सिर्फ π/2 तक का है, क्योंकि सिर्फ एक क्वाड्रेंट हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर लिमिट जो है उसी के अकॉर्डिंगली हम लेंगे।
यहाँ पर क्योंकि एंगल π/2 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लिमिट हो गई, ये हमने रियल पार्ट पुट कर दिया और ये हमने dz की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं हम वही करेंगे। अगर कोई भी टर्म ऐसी है लाइक आयोटा इसमें ऐसा है जिसमें थीटा का पार्ट नहीं है, तो वो कांस्टेंट हमने मानकर उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। एंड यहाँ पर हम इसको और इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, e⁻ आयोटा थीटा जो है सो कन्वर्ट कर लेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। एंड देन कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। मूविंग ऑन, यहाँ पर फिर हमने को ये चेंजमेंट कर दी, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा था उसमें हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, बट क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था तो वो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, तो ये चेंजमेंट यहाँ से हमने कर दी। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देन हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, ये -1 उस साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, एंड ये जो 2 है इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्मूले के थ्रू। देन उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन हो गया है, हाफ को एज इट इज़ रखा, कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 का हो गया थीटा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। सेम यहाँ पर अब साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, एंड क्योंकि 2 थीटा था तो इंटीग्रेट करने के बाद बाई 2 आ गया एंड लिमिट्स लग गई। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है एंड देन कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया हाफ प्लस π/4 होल मल्टीप्लाई बाय आयोटा। एंड यहाँ पर ऐड कर नहीं करा हुआ, बट क्योंकि जो हमने कैलकुलेट किया आई थिंक ओके ये आंसर आया है कैलकुलेट करने के बाद। एंड हमारा जो लास्ट था वो ये था 1 प्लस आयोटा बाई 2, सो ये रहा C1 के लिए एंड ये है हमारा C2 के लिए। जिसके उसको सॉल्व करने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम असाइनमेंट नंबर 2 पे। इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमने अभी रियल पार्ट सॉल्व किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे पास इमेजनरी पार्ट है z का, बट आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर C1 जो है वो लाइन सेगमेंट है एंड C2 फिर से एक कर्व आ गई है, तो इसी तरीके से हमारे फॉर्मूलेस चेंज हो जाएंगे। देखते हैं लाइन सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट है, 0 टू आयोटा है। ओके, तो हमें Z1 Z2 पता है। सर्कुलर आर्क जो है उसका रेडियस जो है वो 1 है इस केस में भी, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, लाइक रेडियस देखेंगे कि क्या है और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एग्जैक्टली जैसा कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो कर्व है वो क्लोज नहीं है, C1 एंड C2 पाथ ही है हमारे पास और कोई पाथ नहीं है, यहाँ से ये ओपन है इस प्लेस से, तो कर्व इज़ नॉट क्लोज, फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, वी कांट अप्लाई कोची थ्योरम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर कर्व क्लोज होता है, फंक्शन आपका एनालिटिक होता है जिसको आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर जो होता है वो 0 आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम इन दोनों चीज़ों को चेक कर लें सो दैट कि हो सकता है कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। एक और चीज़, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है और सपोज़ करिए कि आपने चेक कर लिया कि कर्व भी क्लोज है, फंक्शन भी एनालिटिक है, तो स्ट्रेट अवे आप आंसर 0 लिख सकते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि बाय कोची थ्योरम आंसर जो इंटीग्रेशन है वो 0 है। बट अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था कि हमने प्रूव भी करके दिखाया कि आंसर जो है वो 0 आएगा। आप इसी मेथड से सॉल्व भी करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। सो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप इसको सॉल्व पूरा करके दिखा सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। नाउ इन दिस केस हमने इसको दोनों पाथ में जो है स्प्लिट कर लिया है और C1 को कैलकुलेट कर दिया, इसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, z की वैल्यू निकाली और इसमें इमेजनरी पार्ट जो है वो लिया, दैट इज़ t, इसमें रियल पार्ट कोई नहीं है, एंड dz की वैल्यू निकालेंगे सो दैट हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन हम इसकी वैल्यू को इंटीग्रेशन में पुट करेंगे एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 1। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ गया आयोटा बाई 2, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। एंड नाउ C2 कैलकुलेट करेंगे, एज आई सेड कि हमें z इज इक्वल्स टू आर e⁻ आयोटा थीटा लेकर चलना है। देन हम r की वैल्यू को निकालेंगे एंड इसमें पुट कर देंगे,
तो आप देख सकते हो रेडियस क्या है, अगेन 1, आपको ईजिली पता चल जाएगा वो तो देखने से ही। देन वैल्यू पुट किया एंड z की वैल्यू आने पर हमने इमेजनरी पार्ट निकाला। तो इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है, साइन थीटा। जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में हमने कॉस थीटा लिया था एंड dz की वैल्यू निकाल ली डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लिमिट्स। यहाँ पर आप देखेंगे, आप लिमिट जो है आपको लग रहा होगा कि एंगल जो है वो π/2 है, 90 डिग्री है। तो एंगल तो π/2 है, बट ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका लोअर लिमिट हम क्या लेकर चलेंगे, अपर लिमिट क्या होगा। तो इस केस में वो होगा π/2 से पाई तक का, क्योंकि ये हमारा 0 हो गया, ये π/2 हो गया एंड दिस इज़ पाई। तो π/2 से हम पाई तक चल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आपको 0 to π/2 नहीं लेना है। लिमिट क्या होंगी, π/2 से यहाँ से शुरू हो रहा है तो π/2 से पाई तक। एंड बाकी सब हम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। अब इस साइन थीटा को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एंड जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे एंड क्योंकि 2 ऊपर नहीं था तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया हुआ जो 2 था वो तो फॉर्मूले में यूज़ हो गया, दैट इज़ 2 cos थीटा साइन थीटा एंड बाई 2 हमने कर दिया एंड दिस विल बी आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने से पहले साइन स्क्वायर थीटा को इस वाले फॉर्मूले से cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है साइन के रिस्पेक्ट में, वहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे और इसमें पुट करके थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे। सो आंसर इज़ -π/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो हमारा कर्व है वो क्लोज्ड है, देख सकते हैं आप, एंड हमें इंटीग्रेट करना है z साइन z प्लस में z बार होल dz। ओके, एंड ये जो मोड ऑफ z की वैल्यू है वो आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको जो रेडियस है दैट इज़ 2, तो हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। सर्कल वाले जो लेक्चर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इक्वेशन होती है सर्कल की वो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं एक बार। ऑरिजिन जो है वो क्या है, जो सेंटर है वो ऑरिजिन है, इस वजह से यहाँ पर रेडियस जो पॉइंट होता है वो हमारा नहीं है क्योंकि ऑरिजिन पे है। तो ये सब चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जब समझेंगे। तो रेडियस जो था वो 2 था, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू के बाद हम रेडियस ही लिखते हैं, तो मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब यहाँ पर ये काफ़ी, मैंने जैसा कि कहा था कि असाइनमेंट 2 के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है हमें डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इमेजनरी वाला क्वेश्चन आपने देख लिया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि साइन z ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो हमारे एनालिटिक फंक्शन है एंड सिंपल z की बात करें तो वो जो है ये जो चीज़ें हैं एनालिटिक है। अब बट हम z बार की बात करें तो वो हमारा एनालिटिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों पार्ट्स में एक पार्ट जो है वो एनालिटिक है क्योंकि देखो कर्व जो है वो क्लोज है और अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो स्ट्रेट अवे हमारे पास आंसर 0 होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है इस क्वेश्चन में, एक थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है। तो जो z बार है वो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो एनालिटिक नहीं होता। ये आप हमेशा याद रखिए कि z बार कभी भी एनालिटिक नहीं होता। और सिंपल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है या सिंपल यहाँ पे z है जिसको हम एज अ पॉलिनोमियल भी वो करते हैं, तो उस केस में आप उसको एनालिटिक लेंगे। सो क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस कैसे हैं, एनालिटिक है, तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। और क्योंकि कर्व जो है वो क्लोज है तो इसका सिर्फ जो इतना वाला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है, उसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सेकंड वाला कैलकुलेट करेंगे z बार। और क्योंकि वो एनालिटिक नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। अब क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ z की वैल्यू, रेडियस r की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम डायरेक्टली r की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। e⁻ आयोटा थीटा को हम चेंज कर लेंगे कॉस और साइन की फॉर्म में। देन हमारे पास z मिल गया हमें। अब हमें देखिए क्या चाहिए, यहाँ पर पुट करने के लिए z बार चाहिए, तो यहाँ से हमने ये z बार निकाल लिया। आयोटा जहाँ पर है उसका साइन चेंज कर देंगे जस्ट सिंपल, एंड dz डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे एंड वैल्यू को पुट कर देंगे। फर्स्ट वाला जैसा कि हमने सॉल्व कर लिया, 0 आंसर है, सिर्फ सेकंड सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे,
वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो मोड ऑफ जेड हमने क्या निकाला था, 2 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एंड डी जेड की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दिया। अब यहाँ पर लिमिट आप देखिए, लिमिट क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है तो लिमिट क्या होगी, 0 to 2 पाई होगी। एंड इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 and 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, और उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया कांस्टेंट होने की वजह से, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, और सेम जहाँ पर भी cos थीटा इंटू में sin थीटा आ रहा है वहाँ पर हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। मैं लास्ट दोनों एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ, और cos 2 थीटा की हेल्प से साइन एंड कॉस के फॉर्मूलेस को भी चेंज किया है, सो दैट हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। एंड देन उसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब आपको सिंपलर फॉर्म मिल रही है तो आप सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एंड आंसर आ गया 8 पाई आयोटा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट का तो 0 था, सेकेंड हमने 8 पाई आयोटा कर दिया, सो सिंपली ये हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है और करके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हम जब सर्कल का निकालते हैं, आर की वैल्यू को पुट किया, जेड बार निकाला दिस, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, एंड ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ये छोटा सा वर्जन है इसका, बट अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो ये जो हमने ऊपर किया हम वही करेंगे। एंड ओके, मूविंग ऑन, लास्ट एग्जाम्पल थर्ड। यहाँ पर भी जो हमारा कर्व है वो क्लोज्ड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बट आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। तो अभी यहाँ तक हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे एनालिटिक हैं, या पॉलिनोमियल्स वगैरह सारे हमारे एनालिटिक हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी क्या है, हमारे एनालिटिक फंक्शंस में आते हैं, वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास दोनों फंक्शंस का, वो दोनों ही कैसे हैं, एनालिटिक हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर एनालिटिक, सो e to the power z and z आर एनालिटिक, देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो एनालिटिक। सो गिवन फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। जो रीजन हमारे पास है वो कैसा है, क्लोज्ड है। सो बाय कोची थ्योरम, CH इज कोची थ्योरम, इसका आंसर स्ट्रेट अवे 0 आ गया। फोर्थ वन इज, यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसमें हमारे पास आई थिंक पार्ट है, इसमें दिस एंड दिस, 3 पार्ट हैं, 4, ओके, यहाँ तक ये पार्ट्स में है। एंड देन फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास है, बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।